हेलो स्टूडेंट्स। अपन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन लोग इसमें कार्ब एनायंस और कार्बीन्स जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्ब एनायंस क्या होते हैं। कार्ब एनायंस जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, एनायन का अर्थ होता है ऋण आवेश जिस पर आ जाए। जब किसी यौगिक में कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो विषमांश विखंडन के बाद बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आने के कारण से कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसे ऋणावेशित जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो कार्ब एनायन कहलाते हैं। यह ऋणावेश या जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है असहबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों के साथ कार्बन के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से उसका अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाता है। कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखें तो कार्ब एनायन के अंदर केंद्रीय जो परमाणु कार्बन है, केंद्रीय परमाणु कार्बन, इसका अपना पूर्ण अष्टक है। sp3 संकरण की अवस्था में रहता है। चारों sp3 जो संकरित कक्षक हैं उनमें से 3 sp3 संकरित कक्षक तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं और जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कार्ब एनायन की संरचना है वो अमोनिया की भांति पिरामिडल हो जाती है। वैसे तो अपन नॉर्मली क्या बताते हैं कि जब sp3 संकरण होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर की ज़्यादा तुलना में अधिक होता है, इस कारण से जो इसकी संरचना है वो पिरामिडल हो जाती है। कार्ब एनायंस जो हैं अगर नेगेटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर हो तो प्राइमरी कार्ब एनायन कहलाता है, सेकेंडरी पर हो तो सेकेंडरी कार्ब एनायन कहलाता है और टर्शरी पर हो तो टर्शरी कार्ब एनायन कहलाता है। अब इनकी जो स्टेबिलिटी है और रिएक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कार्ब एनायन के साथ किस तरह के जो समूह हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जैसे एलिल और बेंजिल में, जैसे एलिल और बेंजिल के अंदर इसकी अनुनादी संरचना बन सकती है तो ये स्टेबल होगा। एलिल में 2 संरचनाएं संभव हैं, बेंजिल में 4 स्ट्रक्चर संभव है। तो जितनी ज़्यादा जिसकी अनुनादी संरचनाएं लिखी जा सकेंगी वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। इसी तरह से अगर कार्ब एनायन के साथ में कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो उस कार्ब एनायन का ऋणावेश उतना ही अधिक जो है परिक्षेपित होता है और कार्ब एनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। संकरण का जो प्रभाव है कि कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है उस पर संकरण का भी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय कार्बन के संकरण में S लक्षण बढ़ने पर असहभागित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको देने की प्रवृत्ति घट जाती है, अतः इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ने लगता है। तो इसलिए कार्ब एनायंस वो हैं जिनमें कि कार्बन पर ऋणावेश आ जाए और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस से, संकरण से और नेगेटिव आई प्रभाव वाले समूह से जुड़ी होती है। नेक्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो कार्बीन्स और मैथिलीन्स हैं। अब ये है कि कार्बीन्स किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन कार्बीन्स की डेफिनेशन को देखते हैं। ये कार्बीन्स जो हैं अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं, अनस्टेबल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें जो कार्बन है वो द्विसंयोजी होता है
अर्थात इसमें कार्बन 2 परमाणुओं से बंधित होता है तथा उस पर 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लगे होते हैं। 2 जो हैं उसके पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कहीं साझा नहीं कर रहे हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात कार्बन के परमाणु कोश में यहाँ पर जो है केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत ही उदासीन और अस्थायी और बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अब कार्बन की स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। यहाँ पर कार्बन जो है वो sp2 संतुलित अवस्था में है और यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 sp2 संतुलित कक्षक हैं, 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं और तीसरे के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। अगर ये कार्बन जो है इस तरह से एक एक sp समकरण कक्षक होता है, इसमें ट्रिपलेट जो है मोर स्टेबल है देन सिंगलेट। कार्बन का जो नामकरण है वो प्रतिस्थापित के रूप में करते हैं। जैसे CCl2 है तो हम इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बन। C6H5 का होल ट्वाइस हो तो डाइफेनिल कार्बन। तो हाइड्रोजन की कितने प्रतिस्थापन हुआ है, कितने उसके ग्रुप्स चेंज हुए हैं, उसके आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। अब ये है कि ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है। ट्रिपलेट कार्बन के अंदर दोनों जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होती है दोनों की और ये अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित रहते हैं। और इसमें जो संकरण है वो sp और sp2 दोनों तरह का संकरण होता है, पैरेलल स्पिन होती है। अब है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है कार्बन की। कार्बन की जो है एल्कीन के साथ अभिक्रिया होकर के एक चक्रीय संयोग करके साइक्लोप्रोपेन रिंग का निर्माण करते हैं। अगर सिंगलेट कार्बन है वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी प्रदर्शित करती है, जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, अर्थात सिस और ट्रांस एल्कीन प्रयोग के द्वारा ट्रांस और सिस का मिक्सचर प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर ट्रांस साइक्लोप्रोपेन ही प्राप्त होती है। अब अगर मेन कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में क्या अंतर होता है। सिंगलेट कार्बन जो है उसमें स्पिन होती है, ट्रिपलेट कार्बन में स्पिन नहीं। sp2 संकरण होता है, लोन पेयर जो sp2 संतुलित कक्षक में रहता है। इसमें ट्रिपलेट कार्बन के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो py और pz जो रिक्त ऑर्बिटल्स हैं उनमें रहता है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव हैं सिंगलेट कार्बन, जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होते, वहाँ पर सिस और ट्रांस का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब कुछ इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशंस हैं कि जो कार्बन्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है। जैसे डाईएजोमेथेन है उसको हम हीट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, तो उसमें से एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो निकल करके और कार्बन प्राप्त होता है। इसी तरह से जब क्लोरोफॉर्म पर क्षार की क्रिया होती है तो वाटर मॉलिक्यूल के निष्कासन के साथ में डाइक्लोरोकार्बन बनती है। तो ये इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं। तो इस तरह से जो कार्बन है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, उदासीन और अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। धन्यवाद।